अब मुझे चिढ़ तो अंदर से मचता था कि भाई मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए, ना कि मुझे इस किरदार के नाम। इसमें मेरे बचपन के हीरो ने, बचपन के सच में। और लिटरली ना मैं सेट पे उनके साथ सेल्फी लेते हुए मैंने उनसे कह दिया ये बात कि पता है, एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी फिल्मों ने ना हमें जवान किया। वाह। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जवान करते करते मैं बुढ़ा हो गया हूँ। टीवीएफ की नई वेब सीरीज संदीप भैया में एक ऐसा किरदार जो आजकल सोशल मीडिया पे खूब छाया हुआ है। और मजेदार बात है, उनका नाम, उनके किरदार के बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे बिहार से एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई माया नगरी जिसे हम कहते हैं, वहां अपना एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं, नया रास्ता बना रहे हैं। और इलाहाबाद में के थीम पे सूफी संदीप भैया की भूमिका में एक ऐसा किरदार में अपने आप को फिट किया, कोई नहीं कह सकता कि बिहार से आते हैं। पुनीत जी को वेब सीरीज में काम को लेके संदीप भैया में जो उनकी तारीफें हो रही हैं, सोशल मीडिया आप स्क्रॉल करेंगे, हैशटैग संदीप भैया डालेंगे तो चारों तरफ उनके बारे में देखने को मिलेगा। एक पंचायत थी या जिस समय संदीप भैया, दोनों के मीम्स बन रहे हैं, मोटिवेशनल मैसेज वायरल हो रहे हैं। एक तरीके से कहें कि पुनीत अब बहुत खुश हैं क्योंकि काफी सालों बाद इस तरीके से प्रोजेक्ट रहा जो इन दिनों में खूब चर्चा है। आज हम बातचीत करेंगे पुनीत जी से, उनके प्रिंस नाम का जो किरदार उन्होंने निभाया उसे कैसे उन्होंने निभाया, सनी हिंदुजा संग काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे कि यहाँ तक वो कैसे आए। जैसे मैंने पहले ही इंट्रो में कहा, पुनीत जी मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके दादाजी भी रेलवे में थे और पिताजी भी रेलवे में थे। पिताजी चाहते थे कि रेलवे में नौकरी कर लें, बचपन की यादें हैं छुप छुप गाड़ी वाली। लेकिन पुनीत जी को कुछ करना था अलग, वो पहुंच गए दिल्ली के जेएनयू में, वहां एक थिएटर ग्रुप में उन्हें वो जुड़े। आज ऐसे तमाम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और भविष्य में आने वाले कई सारे प्रोजेक्ट हैं। सर आपका हिंदी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अश्विन मिश्रा। आई होप आज बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग बातचीत करके। मेरा पहला बेसिक सा सवाल है, हर कोई जानना चाहता है कि सबसे पहले तो आप बता, आपको सबसे पहले तो संदीप भैया वेब सीरीज की ढेर सारी बधाई। आपने संदीप भैया के बारे में जो वेब सीरीज है संदीप भैया वेब सीरीज, थोड़ी जानकारी दर्शकों को बताएं। संदीप भैया वेब सीरीज मतलब अगर कहे तो मेरे लिए तो ऐसा किरदार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये जो किरदार है ना, मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट वाला किरदार है। मतलब मैं आम जिंदगी में बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, बहुत कम लोगों के साथ घुलता मिलता हूँ, और बहुत खास लोग होते हैं जिनसे आप बहुत पर्सनली और अपनी व्यक्तिगत बातें शेयर करते हैं। लेकिन प्रिंस मिश्रा जो है ना, एक आउटवर्ड एनर्जी वाला किरदार है। मतलब वो आप फर्स्ट एपिसोड में भी देखेंगे तो जब वो बोलना शुरू करता है तो वो 5 मिनट तक लगातार बोल रहा है, तो वो वैसा किरदार है। तो जब भी किरदार के प्रिपरेशन कर रहे थे, हम रीडिंग कर रहे थे, तो कई सारे फीडबैक आ रहे थे राइटर के तरफ से। हाँ, जैसे उनके पिताजी संदीप भैया के पिताजी आपने कहा कि चाय बनाते हैं, वो मतलब कि आप कैसे चीजों को चेंज करते थे, संदीप भैया को प्रोडक्ट करते थे। बिल्कुल, आपने इसी पे सवाल है कि ये जो आपको संदीप भैया वेब सीरीज में सबसे अच्छा किरदार कौन सा लगता है, और जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या किया कि ये वेब सीरीज मुझे करनी चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली देखिए ना, मतलब अगर हम बात करें ना तो बहुत चंद लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि आम जिंदगी में इतने ज्यादा लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और उस पाने के बीच में इतनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो संघर्ष की कहानी अपने आप में दिलचस्प है। वो जो स्ट्रगल है संदीप भैया का, वो एक जर्नी जो जी रहा है, उसकी यात्रा में उसके प्रिंस मिश्रा हैं, उसकी यात्रा में दीपाली है, दीपाली वाला किरदार है जो दीपाली कर रही है, दीपाली गौतम। तो अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। और हम सब वैसे अगर छोटे शहर से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनके संघर्ष की दास्तान जो है और वो जो यात्रा है, वो हम सब में कहीं ना कहीं से एक तरह का संदीप भैया है जो आर्थिक वजहों की वजह से
कभी कोचिंग में नाम नहीं लिखा पा रहा है, तो कभी दूसरी तरीके की चीजें। जैसे संदीप भैया कहते हैं ना कि बापू की रोटी के बारे में सोचूं कि कोचिंग की फीस के बारे में सोचूं। बिल्कुल, बहुत पॉपुलर डायलॉग है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि छोटे से, ये कितना मुश्किल होता है कि छोटी सी जगह से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना बॉलीवुड में। देखिए मुश्किल, जैसे हम छोटे शहर के रहने वाले लोगों में ना, मतलब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, जो कुछ है पा रहे हैं, या तो एक्सपीरियंस पा रहे हैं, संघर्ष पा रहे हैं, और जितनी भी जद्दोजहद है ना, तो वो प्रोसेस का हिस्सा है। मुझे तो प्रोसेस का हिस्सा लगता है, मतलब उसके भी अपने मजे हैं, रिजेक्शन का भी अपना एक मजा है। तो मतलब हमारे पास, हम लोग बहुत मतलब एस्पायरिंग लोग हैं, मतलब हम लोग कुछ जिंदगी में कुछ काम हासिल करना चाहते हैं, तभी तो एक यात्रा शुरू होती है और दिलचस्प हो जाती है। उसी पे एक सवाल है कि थोड़ा पीछे ही ले चलते हैं आपको। बिहार के छोटे से आरा के गांव से एक लड़के के आंखों में अभिनेता बनने का सपना कब और कैसे तैरने लगा, और आज तो ये बहुत दिलचस्प किस्सा है मेरा। वैसे मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो रूट्स है ना, वो आरा बिहार है, लेकिन स्कूलिंग जो है चित्तरंजन नाम की एक जगह पे हुई है। चित्तरंजन जो है झारखंड और बंगाल के बीच में, बिल्कुल एक बॉर्डर। इस तरफ जामताड़ा जिला हो गया, इस तरफ जामताड़ा जिला हो गया, और उस तरफ चित्तरंजन। तो वहीं चूंकि दादाजी रेलवे में थे, पिताजी रेलवे में थे, तो वहीं पर मेरी स्कूलिंग भी होने लगी, और रेलवे स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। और डीबी बॉयज एक स्कूल है, जो बॉयज स्कूल है, कोई एजुकेशन नहीं था उस स्कूल में। तो मेरे एक दोस्त के पिता थे, और वो नाटक कर रहे थे, ठीक है। और मुझे नाटक का नाम भी अभी तक याद है, वो नाटक का नाम था अनुकंपा के आधार पर, मुझे जहाँ तक याद है। और जब वो नाटक हो रहा था तो बहुत अच्छा संगीत बज रहा था, एक लाइट चल रही थी, और सब अपने कॉस्ट्यूम में थे। तो मुझे बड़ा मैजिकल लगा, एक जादुई दुनिया लगी जो रंगमंच की थी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मुझे भी नाटक करना है। तो हालांकि उन्होंने कहा कि तुम्हें एनुअल डे का इंतजार करना पड़ेगा, स्कूल में जब एनुअल डे होगा तब तुम आ जाना, ठीक है। तो एनुअल डे आया, मैंने अपने ड्रामा में अपना पार्टिसिपेशन दर्ज कराने के लिए अपने टीचर के पास गया। तो वो आए और उन्होंने स्क्रिप्ट दी, ठीक है। तो मुझे जो मिला ना, एक फीमेल किरदार मिला, एक लड़की का पात्र मुझे पढ़ने को मिला। तो मैं थोड़ा सा कुछ आया कि भाई मैं ये किरदार क्यों करूं, मतलब मैं इंसान हूं, मतलब मुझे लड़की का पात्र नहीं करना। तो सर ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि देखो तुमने चाची 420 देखी है? मैंने कहा हाँ भाई। मैं इसी पे सवाल पूछने ही वाला था, मैं पूछूंगा इस पे जरूर सवाल, मेरे पास 2 सवाल हैं इसके जुड़े हुए। बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। तो यही किस्सा है कि तुमने चाची 420 देखी है? मेरे सिन्हा सर थे, वो एसएसटी के टीचर हुआ करते थे, सामाजिक विज्ञान के। उन्होंने कहा कि ड्रामा वही देख रहे थे। उन्होंने कहा तुमने चाची 420 देखी है? तो उसमें जो गोविंदा की एक मूवी आई थी आंटी नंबर 1, आंटी नंबर, उन्होंने उसका भी बकायदा एग्जाम्पल यही दिया। उन्होंने कहा देखो जो फीमेल किरदार करते हैं ना, वो अमर हो जाते हैं, तुम करोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो मोटिवेट किया तो हमने कर दिया। और जानते हैं एक एमेच्योर सा नाटक एनुअल डे में हो रहा है, आप कहीं से किसी से स्कर्ट मांग रहे हैं, कोई कुछ मांग रहे हैं, तो मैंने सारा कॉस्ट्यूम वगैरह जुगाड़ किया, परफॉर्म कर दिया, खुश हो गया। वो तस्वीर भी खींच ली गई, किसी फोटोग्राफर को बुला के मेरे पिताजी ने खींच दी। अब हालांकि क्या हुआ कि उस एनुअल डे के बाद ना सारे लड़के मुझे उस लड़की के नाम से, जो किरदार का नाम था, किरदार का नाम आरती था, आरती के नाम से बुलाते थे, ठीक है। अब मुझे चिढ़ तो अंदर से मचता था कि भाई मुझे मेरे नाम से बुलाया जाए, ना कि मुझे इस किरदार के नाम से। तो मतलब और क्या है ना, जब आपको बुली किया जा रहा है और आप अगर चिढ़ेंगे तो आप और चिढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और बचपन में ऐसे ही होता था स्कूल कॉलेज में। तो ना मैं अपने गुस्से को ना बिल्कुल अंदर पी के, तो रुको बेटा, अगले साल एनुअल डे आएगा और इस बार भी परफॉर्मेंस करूंगा, और इस बार कोई मेल पात्र करूंगा, पुरुष पात्र करूंगा। और इसके बाद फिर मैंने एक वैद्य का किरदार किया, जनरल मैनेजर आए हुए थे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया उन्होंने। मतलब वो जो स्कूल के लेवल पे जो नाटक होता था, उस तरह का नाटक था। और हालांकि उसके बाद सारा स्कूल मुझे फिर वैद्य के नाम से कहने लगा, वैद्य जी।
आप कौन सा चूरन चूरन खिलाएंगे। तो मतलब ये जर्नी थी हाँ, 12वीं के बाद किसी भी कलाकार का सबसे बड़ा रिवार्ड होता है कि उसके निभाए हुए किरदारों को लोग ध्यान रखें, उसी नाम से बुलाएं। मैं और पता है दिलचस्प बात ये है ना कि इसके बाद साल दर साल हर एक साल स्कूल में जब एनुअल डे हुआ करता था तो मैं ड्रामा में हिस्सा लेता था। और जब 12वीं के बोर्ड्स आए ना तो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से मैं एनुअल डे में हिस्सा नहीं ले पाया ड्रामा में, और पता चला कि उस साल ड्रामा ही नहीं हुआ एनुअल डे में। तो मैंने कहा भाई मैं इतना जरूरी हो गया हो सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप आज जिस मुकाम पे हैं, ये यात्रा तो इतनी आसान से हमको नहीं है। हम आप दर्शक कोई भी बात करें, असली वजह तो आप जानेंगे। शुरुआती आपके दिनों की बात करें तो कैसा रहा आपका मुंबई का सफर? हालांकि जब बम्बई आया तो 2017 में आया था और 2 फिल्में कर चुका था। मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था लेकिन 2 फिल्में कर चुका था। सोनी एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है वो कर चुका था। पंचलैट एक फीचर फिल्म है, झारखंड और बंगाल के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने विश्वनाथ रेणु की कहानी पर एक फीचर फिल्म बनाई थी पंचलैट, तो वो कर चुका था। आया था तो बिल्कुल मुझे पता था कि चीजें आसान नहीं है, लेकिन किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं था कि आप अभिनेता बनो, ये तो मेरा चॉइस था ना। तो जब आप करना चाहते हैं ना जो कुछ, तो वो कहीं ना कहीं आपके ख्वाब में होता है और आप पा लेते हैं, अगर आप मुसलसल लगातार आप लगे रहें तो। इसी पे मतलब ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत लोगों के रास्ते आप खोल रहे हैं। खुद के करियर के उतार चढ़ाव अनुभव के आधार पे आज की युवा पीढ़ी को अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं, जो फिल्मी जगत में चाहे स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे, प्रोडक्शन के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, अभिनेता के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका एक संदेश है? वही प्रिंस मिश्रा वाली बात कहूंगा, लगे रहो भाई, पतवार तो मिल ही जाएगा। तो मतलब जो तैरेगा, तो वो वैसे अमीर खुसरो कहते हैं ना कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब आप सिर्फ उतरने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे, आपको डूबना पड़ेगा तभी आप पार उतरेंगे। तो अगर आप प्यार करते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो डेफिनेटली आप पार तो लगी जाएंगे। अच्छा, मैं अगर बात करूं आपके फ्यूचर में ऐसा कौन सा रोल आप करना चाहते हैं जो आपका ड्रीम हो, या कौन से ऐसे एक्टर या अभिनेत्री हो जिनके साथ काम करना चाहते हैं, या डायरेक्टर हो, और आप कौन सा रोल ऐसा देख रहे हैं अपने आप को? मतलब जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, मतलब जो मेरा किरदार है, जैसे ये मेरा किरदार है, ये मेरे को बिल्कुल मुझे अनकंफर्ट किया गया, मतलब इन ए गुड सेंस कि भाई प्रिंस मिश्रा कुछ और है, उसकी एनर्जी कुछ और है, वो अलग तरीके से बात करता है। आप अपनी जाती जिंदगी में बहुत कम या फिर बहुत रिजर्व होंगे, लेकिन ये किरदार कुछ और है। तो मतलब ऐसे किरदार जो मुझे थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। और ज्यादातर मैं प्रोसेस को तरजीह देता हूँ कि जो प्रोसेस है ना, अगर एक अच्छा माहौल, अच्छे डायरेक्टर और अच्छे राइटर की टीम होगी, तो वो अगर हमें कहीं फिट देखता हुआ पाते हैं और मैंने मेहनत को लगता है कि मैंने मेहनत पर उनको यकीन है, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस के तहत ना वो चीज अचीव किया जाता है। तो मैं तो बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस में यकीन करता हूँ। और फिल्म मेकिंग कोई एक इंसान की तो बात नहीं कि कोई अकेले बना ले, बिल्कुल उस राइटर ने अगर टीवीएफ के जो राइटर हैं सिद्धार्थ तिवारी और नितिन तिवारी और श्रेयांश पांडे, उन्होंने अगर प्रिंस मिश्रा की परिकल्पना ही नहीं की होती तो मैं शायद ये किरदार कर ही नहीं पाता। तो डेफिनेटली इस सबका एफर्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे आज जो आपके संदीप भैया के किरदार हैं, उसके डायलॉग्स के मीम्स मोटिवेशनल के तौर पे खूब वायरल हो रहे हैं, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, ले रहे हैं? नहीं, बड़ी बढ़िया बात है। मतलब हम एक्टर भी होना चाहते हैं, और मीम जब वायरल नहीं था तब भी मैं एक्टर ही था, तो अभी अच्छा लग रहा है। और ऐसे दोस्त जो 15 साल के बाद मैसेज कर रहे हैं, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूके में बैठा है, कोई अपने ब्रिटिश दोस्तों के साथ ये सीरीज देख के बोल रहा है कि मैं अपने ब्रिटिश दोस्तों के साथ ये सीरीज देखी, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। इनके मैसेजेस आ रहे हैं और इतना प्यार, मतलब बिछड़े दोस्तों को मिला रहा है ये सीरीज। तो ये अपने आप में बहुत, मतलब मैं ओवरवेल्म्ड हूँ इस सीरीज की वजह से। संदीप भैया की शादी की भी चिंता है, उनके यूपीएससी की भी चिंता है, उनके पिताजी को भी मैनेज करना। इसी पे एक मेरा सवाल है कि सनी हिंदुजा संग काम करने का एक्सपीरियंस
कैसा रहा उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सनी हिंदुजा बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। मतलब एक होता है ना वो सब कुछ, और उन्हें पता है कि किस चीज को, किस सीन को, किस एक्टर को कैसे टैकल करना है। टैकल क्या, वो फोकस रहते हैं अपने बारे में। और कहीं कोई एक्टर, कोई सह अभिनेता अगर वो फंस रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो थोपेंगे अपनी बात कि भाई ऐसा करो या वैसा करो। वो आके ना कोई एक इंसाइट निकाल के दे देते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसा ट्राई कर, हो सकता है ऐसा हो जाए, और वो सीन हो जाता है। तो सनी भैया की मतलब ये खूबसूरती है। हमारे दर्शक, आपको चाहने वाले फैंस आने वाले समय में किन किन प्रोजेक्ट में आपको देख रहे हैं, कौन सी बातचीत चल रही, कुछ खुलासा करेंगे? नहीं, ये मतलब खुलासा ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। छतरी वाली के एक डायरेक्टर हैं तेजस सर, उनके साथ मैंने एक फिल्म की है इमरान हाशमी के साथ। और इमरान हाशमी मेरे बचपन के हीरो हैं, बचपन के सच में। और लिटरली ना, मैं सेट पे उनके साथ सेल्फी लेते हुए मैंने उनसे कह दिया ये बात कि पता है, एक बात कहना चाहता हूँ सर, आपकी फिल्मों ने ना हमें जवान किया है। वाह। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को जवान करते करते मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ऐसी बात कर तो जिसे सच में आप बचपन से देखते हुए बड़े हो रहे, उनसे, उनके साथ काम करना और उनके साथ सेल्फी लेना वाकई में सब तो मैं 11वीं में था तब उनकी फिल्म आई थी आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशमिया, आपका सुरूर, आपकी कशिश। तो मतलब वो अलग ही मतलब माहौल था। अच्छा, ऐसा कोई सवाल छूट गया हो जो आप अपनी तरफ से अपने फैंस को और दर्शकों को बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज बता सकते हैं, फिर हम सेगमेंट को खत्म करते हैं। तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, और इतना सारा प्यार दिया है, और आगे भी ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, आशीर्वाद बरसाते रहें। और बिल्कुल मुझे जो भी किरदार मिलेगा मैं उसे बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करूंगा। एक दिलचस्प किस्सा आपको बताऊंगा। बिल्कुल। हुआ यूं था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था ना, तो एक सीन है जहां पर मैं बोलता हूँ फोकस करो, जब वो राजेंद्र नगर जाने की बात आती है। बिल्कुल याद है मुझे। फोकस करो, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते मेरे अचानक ख्याल आया, क्योंकि जब आप किरदार में होते हैं ना, तो वो दुनिया भी आपको दिखने लगती है, ठीक है, कि वो कैसा होगा, क्या बोलता होगा, कैसे बोलता होगा, वो उसकी पूरी दुनिया दिखती है। उसकी लतिका जी भी दिखती है, उसकी कविता जी भी दिखती है। तो मुझे लगा ना, मैंने सिद्धार्थ तिवारी जो राइटर हैं उनसे मैंने ये साझा किया कि हो सकता है कि फोकस करो के बाद ना कोई ऐसा अंग्रेजी कोट बोलेगा ये किरदार, जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन। तो ऐसा कुछ हम लिखते भी हैं, मतलब जहां हम सोते हैं या पढ़ते हैं वहां लिखते हैं मोटिवेट करने के लिए। और प्रिंस मिश्रा अपने आप को मोटिवेशन तो वो कहीं से तो ढूंढता होगा ना, मतलब जो 4 हफ्ते में 14 एग्जाम दिया है, तो वो तो कुछ तो डेस्परेशन होगा उसकी जिंदगी का। तो मैंने ना कई सारे अंग्रेजी कोट्स लिखे, पढ़े, उसका एक हिंदी अनुवाद मुझे समझ में आया, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा। तो मैंने इसे स्क्रिप्ट में लिख दिया। अच्छा, ठीक है। और जब हम ये शूट कर रहे थे 3rd एपिसोड का ये सीन, तो सीन शूट करने के बाद मतलब रिहर्सल में तो हमने जो जो लिखा था स्क्रिप्ट में हमने बोल दिया, और जब हम रियल टेक ले रहे थे तो मैंने ये डायलॉग बोल दिया, फोकस करो, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। और आज वही वायरल भी हो रहा है। हालांकि वो कोट जो है मतलब किसी महान लेखक का ही कोट है, मैंने अपने से कोई जोड़ा नहीं है, बट मतलब कई सारे लोग मोटिवेशनल कोट्स के तौर पे देख रहे हैं, और ये सही बात है, बिना योजना के लक्ष्य कैसे प्राप्ति होगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप आपको भी बड़ा मजा आया होगा। हमारे दर्शक हिंदी खबर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। और फिर आई होप फिर आपसे कनेक्ट होंगे, और भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ संदीप भैया, वेब सीरीज के फेम प्रिंस, जिनके मीम्स खूब सारे वायरल हो रहे हैं, आपने देखा होगा। और इनके ह्यूमर सेंस के डायलॉग्स जो थे, वैसे निजी जिंदगी में बातचीत में जितना मैंने इनको जानने की कोशिश किया, वाकई में बहुत खूबसूरत इंसान है और खूबसूरत तरीके से काम भी करते हैं।
फिर नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहें आप हिंदी खबर। नमस्कार।